गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के सामने एक नया सब्जेक्ट लेके हाजिर हुआ हूँ जो कि भूगोल है, जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफी शब्द कहाँ से आया। सबसे पहले इरोस्थनीज ने अपना एक भूगोल शब्द, जियोग्राफी शब्द दिया। इसे ही फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से कवर कर दे रहा हूँ कि हमने पिछले में क्या पढ़ा हुआ था। तो इसने इसे जियोग्राफी का फादर भी कहते हैं। यूनानियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे भूगोल में। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इसमें खोज की है। इकेटियस ने अपने पैराडाइस एक पुस्तक थी, उसमें भूगोल के बारे में विवरण किया। इन्हें केसडियर नाम का एक आदमी था, पहली बार उसने विश्व का मैप बनाया। ये 1900 ईस्वी में सबसे ज़्यादा सुचारू रूप से इसमें खोजें हुई हैं। तो हमारा देखिए भूगोल दो मतों पे डिवाइड हुआ था, एक संभववाद, एक निश्चयवाद। तो संभववाद का चैडल डी ला ब्लास एक थे खगोल शास्त्री, वो सबसे बड़े सपोर्टर थे। संभववाद में ये था कि जो कुछ भी हम लोग अपने पर्यावरण में सब कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। ये संभव था कि मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक निश्चयवाद था। निश्चयवाद में क्या था कि इसके सपोर्टर थे रीटर रेडजेल, ये सबसे बड़े इसके सपोर्टर थे। और इन्होंने कहा कि नहीं, जो कुछ पहले से है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और हमारा भूगोल दो बार में डिवाइड हुआ, अंतरिक्ष और वायुमंडल। तो सबसे पहले हम लोग अंतरिक्ष से शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखिए अंतरिक्ष में जो खोजें होती हैं वो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा मिसाइल, कौन सा उपग्रह कब छोड़ा गया, कहाँ से आया, किसने। क्योंकि देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, हर देश फोकस कर रहा है कि हम सबसे पहले अपना कोई सैटेलाइट भेजें और सबसे पहले किसी चीज़ की खोज करें। जैसे अभी मार्स पे कोई मिशन मार्स था, माम के नाम से भेजा गया था, अभी इंडिया ने जो भेजा था। तो सभी लोगों की होड़ लगी रहती है और इंडिया ने पहली बार में ही भेज दिया, तो ये सब कुछ लगा रहता है। तो इसके पर्पज़ से हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड, मैंने अपने पिछले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ बता दिया है। तो ब्रह्मांड क्या है। मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लाइडियस टालमी 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। मतलब एक यूनानी थे टालमी, उन्होंने 140 में एक जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब कि उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी एक केंद्र में है और ये हमारे सब ग्रह हैं इधर, ये सब ग्रह हैं। सॉरी, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये सब ग्रह हैं, इसकी सब सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। मतलब पृथ्वी इन्होंने कहा कि बीच में है, लेकिन इन्होंने कहा एक जियोसेंट्रिक अवधारणा दी कि पृथ्वी हमारा बीच में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा बना दे रहा हूँ, कहा कि इन्होंने ये पृथ्वी है और यहाँ पे सब छोटे छोटे जो ग्रह हैं, सूर्य भी इसकी परिक्रमा करता है। यहाँ अर्थ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अर्थ और ये सन, इन्होंने ये कहा। तो भैया इनकी बात तो मानी नहीं की। मतलब कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन 1543 ईस्वी में, बहुत समय बाद 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है। इन्होंने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि बीच में पृथ्वी नहीं है, बल्कि बीच में सूर्य है
और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो देखिए यही तो होता है कि आप कुछ कहें और हम कुछ कहें, तो जो सबसे ज़्यादा मत में आएगा, जिसकी वोटिंग होगी, जो सबसे ज़्यादा मान्य होगा, उसको सही माना जाएगा। तो इन्होंने यही कहा कि सूर्य बीच में है, जैसे कि ये सूर्य है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है। 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि ऐसी बात है, और पहले टालमी जी के द्वारा ऐसा ही चलता आ रहा था कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। इन्होंने सबसे पहले 1805 ईस्वी में सबसे पहले आकाशगंगा शब्द का जिक्र किया कि एक आकाशगंगा है भैया, और वो सौरमंडल का सबसे छोटा सा अंश है। इन्होंने कहा आकाशगंगा मतलब इन सब से भी हट के कहा कि एक चीज़ ऐसा है कि हमारा आकाशगंगा है वो बहुत छोटा सा अंश है। एडविन पी हब्बल ने 1905 ईस्वी में ब्रह्मांड का व्यास 2.50 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया था। इसके अंदर हमारा गंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित हैं। इन्होंने कहा, एडविन पी हब्बल साहब एक आए 1925 में, यहीं से देखिए शुरुआत हो जाती है कि मतलब ज़्यादा खोज की शुरुआत हो जाती है। इन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसका 2 करोड़ 50 लाख वर्ष प्रकाश वर्ष बताया। व्यास तो आप लोग जानते हैं, डायमीटर। जैसे कोई ऐसे गोला है, ये कोई गोला है, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई गोला है, तो गोला का जो डायमीटर है, इन्होंने कहा कि 2.50 करोड़ है प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश से आप समझ रहे होंगे कि क्या है, लाइट इसे लाइट ईयर कहते हैं। ये जानते हैं, दूरी भी बहुत ज़्यादा जब दूरी हो जाती है उसको नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो ऐसे ही से लोग अपने आते रहे और अपनी अवधारणा देते रहे। तो देखिए अब आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत कुछ ऐसे सिद्धांत हैं कि कैसे ब्रह्मांड बना। वो सब तो कह के चले गए कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ अभी जैसे हमें नहीं पता है, तो हम अगर किसी से पूछेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो वो तो नहीं कहेगा कि भगवान ने बनाया है। लेकिन ऐसा कुछ सिद्धांत भी तो होना चाहिए कि भगवान ने कैसे बनाया। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 3 सिद्धांत हमारे पास हैं, बिग बैंग सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत और दोलन सिद्धांत। बिग बैंग को जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया हुआ था और साम्यावस्था को थॉमस गोल्ड हरमन बाडी ने दिया था और दोलन का सिद्धांत एलन संडेजा ने दिया था। ये 3 सिद्धांत हमारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वमान्य सिद्धांत हमारा बिग बैंग सिद्धांत हुआ। तो इसलिए सिर्फ हम लोग बिग बैंग सिद्धांत पढ़ेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। देखिए आगे चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा मान्य इसी को मान्यता दी गई। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसमें अचानक विस्फोट के कारण पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे काले एवं समान पदार्थ निर्मित हुए, जिसके समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। तो भैया इन्होंने एक आए जो कि खगोल शास्त्री थे बेल्जियम के, जॉर्ज लेमेंटियर। ये क्या था कि
ये एक चर्च में पादरी थे, बेल्जियम के एक चर्च में पादरी थे। इन्होंने कहा कि 15 अरब साल पहले एक विशाल काय अग्निपिंड था, मतलब एक आग का गोला रहा होगा, कोई आग का एक गोला था जिसका निर्माण भारी पदार्थ से, मतलब उसमें बहुत भारी पदार्थ थे, ठीक है। उसमें अचानक विस्फोट हो जाता है जिससे बिखराव हो जाता है और जिससे काले एवं समान पदार्थ निर्मित हुए जिनके सम्मोहन से ब्रह्मांडीय पिंडों का समूह, मतलब उसमें डार्क मैटर बहुत ज़्यादा लेवल थे, डार्क मैटर बहुत ज़्यादा थे और उसका सम्मोहन, मतलब सम्मोहन कैसे होने लगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई बहुत बड़ा एक पिंड है, अभी इसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक बहुत बड़ा पिंड है और एक छोटा सा एक पिंड है, तो इसका यहीं पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इसका ग्रेविटी ज़्यादा होगा इसके अपेक्षा, तो ये अपने आप को इधर क्यों खींचेगा, ये अपने आप को इधर को खींचेगा, तो ये जा कर के जुड़ जाते हैं, तो यही सम्मोहन होने लगते हैं, ठीक है। तो यही सम्मोहन से ब्रह्मांडीय आकाशीय पिंडों का सृजन हुआ, मतलब सृजन मतलब निर्माण हुआ। तो आप लोग ये समझिए एक बिग बैंग सिद्धांत क्या था कि मतलब एक आग का गोला था, वो 15 अरब साल पहले उसमें विस्फोट हुआ जिससे कि काले पदार्थ निकले और उन्हीं काले पदार्थों का धीरे धीरे सम्मोहन होने लगा, जैसे जो कई छोटे छोटे पिंडों में बट गए होंगे, जैसे टूटा होगा तो एक यहाँ पिंड गिरा, एक ये पिंड गिरा, तो एक ये पिंड गिरा, एक ये पिंड गिरा, तो जो जितना बड़ा था वो छोटे पिंडों को अपने खींचने लगा और ये खींच करके जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, तो इस तरह से नए पिंडों का आविष्कार हुआ और उसी से ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों के जमाव से जिसकी उसके कारण वृद्धि हुई, इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। देखिए जो बड़े पदार्थ थे उसमें धीरे धीरे जमाव होने लगा और वहीं आकाशगंगाओं का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा, आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। ब्रह्मांड के रहस्य, देखिए ये तो एक थ्योरी दी गई थी, लेकिन इस रहस्य को जानने के लिए क्या हुआ था आगे देखिए। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेर्न, CERN है, ठीक है, ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह में 100 फीट नीचे व 27 फीट लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। तो क्या हुआ, इसको जानने के लिए देखिए होना तो था एक प्रयोग जो महाप्रयोग कहते हैं लार्ज हैड्रन कोलाइडर का, वो 2008 में ही होना था, लेकिन 2008 में न हो पाया और वो 2010 में हुआ जिनेवा में, पृथ्वी की सतह में 100 फीट नीचे, देखिए 100 फीट गड्ढा इसमें खना गया पृथ्वी की सतह पे और 27 फीट इधर या इधर को किसी डायरेक्शन में अंदर की ओर एक सुरंग बनाई गई जिसमें लार्ज हैड्रन कोलाइडर जिसे कहा गया, इस प्रयोग को बहुत सफलतापूर्वक हुआ, ठीक है। लेकिन 2008 में क्यों नहीं हो पाया था, इसका कई कारण था। एक कारण ये था कि लोग कहते थे, पहली बात की मशीन में जो एक खराबी आ गई थी, लेकिन लोगों का ऐसा मत है कि लोग कहते थे कि इतना बड़ा अगर गड्ढा हम पृथ्वी में करेंगे तो ब्लैक होल हो जाएगा, और ऐसा कहीं कहीं अवधारणा है, मानता है कि कई अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, लेकिन ये सब गलत है, सब एक मिथ था और ये प्रयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक किया गया और इसका सफलतापूर्वक होने का मतलब कि एक इसका निष्कर्ष भी निकला। सेर ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, आप लोग नाम सुना होगा। 2012 में हिग्स बोसॉन एक पहले से ही खोज कर लिया गया था, एक बोसॉन पार्टिकल था जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसी के समान एक एटॉमिक पार्टिकल की खोज की
देखिए हिग्स बोसॉन, हिग्स नाम दिया गया था पीटर हिग्स के नाम पे, जिसे कि 2013 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए। अब बोसॉन ने सत्येंद्रनाथ बोस जो थे यहाँ पे, उनके नाम पे एक बोसॉन खोजा गया था, तो इसे हिग्स बोसॉन कह दिया गया। प्रकाश वेग, इन्होंने प्रकाश का वेग नापा हुआ था बोस ने, ठीक है। प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट किस वेग से चलती है, इसी वेग से तो चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि पहले ये माना गया कि बोसॉन जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, जो कि लाइट की स्पीड से चलता है। लेकिन अवधारणा ये थी कि अगर लाइट की स्पीड से चलेगा तो उसमें अगर वो नहीं रहेगा, मास नहीं रहेगा, तभी तो यहीं पे देखिए एक सिद्धांत आता है कि E = mc², ठीक है। तो मतलब जिसका मास नहीं रहेगा, अगर मास नहीं रहेगा और वो प्रकाश की स्पीड से चलेगा तो एनर्जी बन जाता है। तो ऐसा नहीं था कुछ भी, कि अगर जैसे कि अगर उसमें मास नहीं रहेगा, किसी भी एटम में मास नहीं रहेगा, तो दूसरे पार्टिकल का निर्माण ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहा गया कि जो बोसॉन है उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान था। पहले ही माना गया कि ये मतलब कि इसमें द्रव्यमान नहीं है, लेकिन इस प्रयोग से कहा गया, निष्कर्ष से निकला कि बोसॉन में एक द्रव्यमान होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, पूरा द्रव्यमान नहीं खत्म होता है। हाँ, ये लाइट की स्पीड से चलता है, ये बात सही है, लेकिन देखिए लाइट की स्पीड से कैसे कोई चीज़ चल सकेगी जिसमें कि द्रव्यमान ना हो, वो लाइट की स्पीड से चल सकेगी। जैसे लाइट की स्पीड, खुद सोचिए कि लाइट की स्पीड में क्या द्रव्यमान होगा, तो उसमें लेकिन इस निष्कर्ष से जो हुआ लार्ज हाड्रोजन कोलाइडर, उससे निष्कर्ष निकला कि एक बोसॉन नाम का जो पार्टिकल था उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तभी तो अगर जैसे कि अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो किसी दूसरे कण से कैसे जोड़ पाएगा। तो इसका यही निष्कर्ष निकला कि इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यही निष्कर्ष था। आगे चलते हैं, आकाशगंगा के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। और आकाशगंगाएं असंख्य तारों का एक पुंज होता है। 100 अरब मतलब आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी आकाशगंगाएं हैं। देखिए आकाशगंगा का क्या मतलब है कि अभी मैं दिखाता हूँ। आकाश असंख्य तारों का एक पुंज होता है, जिसमें एक केंद्रीय बल्ज तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। देखिए आकाशगंगाएं कैसी होती हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि एक ऐसे निशान बना होगा और इस तरह से 3 तो इस तरह से बना होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहीं देखिए घूमता रहता है। देखिए अभी इस तरह से बना रहा हूँ, इस तरह से फैन के आकार का जो देखें ना, इस तरह से यहीं घूमता रहता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे केंद्र एक होता है और 3 इसकी घूर्णनशील भुजाएं होती हैं जो कि घूमती रहती हैं। आप लोग चक्री देखे होंगे, जो बच्चों का एक खिलौना होता है, उस तरह से घूमता रहता है, ठीक है। लीमन अल्फा ब्लाब्स अमीबा के आकार की एवं 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाएं एवं गैसों का समूह है। एक देखिए लीमन अल्फा जो है, ठीक है, अमीबा के आकार का है। अमीबा आप लोग देखे होंगे, अमीबा देखिए इस तरह से होता है, तारे का आकार, जैसे हम लोग स्टार बनाते हैं, इस तरह से होता है। तो इसमें एक केंद्र होता है। तो इसी तरह से है कि लीमन अल्फा ब्लास अमीबा के आकार की 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं एवं
गैसों का समूह है। देखिए ये जो आकाश गंगाएं होती हैं ना, यहाँ केंद्र होता है, इसमें इस दिशा में, इस दिशा में इसमें छोटे छोटे पिंड होते हैं और कुछ गैस का, जैसे कि आप लोग शनि को देखे हैं, शनि ग्रह, शनि ग्रह के आगे पीछे देखिए एक घेरा बना होता है, तो कुछ है नहीं, वो कुछ पिंड हैं और गैस हैं जो कि घूमते रहते हैं। ठीक है, ये समझ गए कि लीमन अल्फा ब्लास अमीबा के आकार की एवं 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशाल का आकाश गंगाओं एवं गैसों का समूह है। ठीक है, एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगाओं से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमारी आकाश गंगाओं को मंदाकिनी कहा जाता है। इसकी आकृति स्पाइरल है, व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कह रहा है कि इतनी दूरी पे स्थित है, 2.2 मिलियन। एक सबसे नज़दीक का जो हमारा एंड्रोमेडा है आकाशगंगा, वो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। हमारी आकाशगंगा जो है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसकी आकृति स्पाइरल है, व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। ठीक है, देखिए स्पाइरल आप लोग देखे होंगे कि यही तो स्पाइरल है, ये स्पाइरल है, लगा हुआ है। ठीक है, ये स्पाइरल है और इसकी आकृति, इसका जो व्यास है 1 लाख प्रकाश वर्ष है। नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से रेलिक गैलेक्सी की खोज की। नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से रेलिक गैलेक्सी की खोज की थी। 1990 में की थी ये खोज। डिस्कवरी नाम के यान से इसे भेजा गया था अंतरिक्ष में। ठीक है दोस्तों, नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से रेलिक गैलेक्सी की खोज की। 1990 में डिस्कवरी यान से इसे भेजा गया था। आगे चलते हैं। सूर्य हमारी आकाश गंगाओं का एक तारा है। ठीक है, सूर्य हमारी आकाश गंगाओं का एक तारा है। यह आकाश गंगा की परिक्रमा 20 करोड़ वर्ष से अधिक समय से कर रहा है। ठीक है, मतलब आकाश गंगा में जो सूर्य है वो सिर्फ एक तारा है और कुछ भी नहीं है। यह आकाश गंगा का 20 करोड़ वर्ष से भी अधिक समय से कर रहा है। सूर्य हमारी आकाश गंगाओं का एक तारा है। यह आकाश गंगा की परिक्रमा 20 करोड़ वर्ष से भी अधिक समय से कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य हमारा आकाश गंगा का सिर्फ एक तारा है और इसकी परिक्रमा 20 करोड़ वर्ष से भी पूर्ण कर रहा है। साइरस और डॉग स्टार पृथ्वी के 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पे हैं। ठीक है, तथा सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। देखिए सूर्य की तरह एक और तारा है साइरस और डॉग स्टार, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है और ये सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है और सूर्य से 20 गुना चमकीला है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि अगर सूर्य ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसी कई तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा चमकीले हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। एक और तारा है जो कि सबसे नज़दीक में है। ठीक है, जुलाई 2017 में भारतीय खगोलविदों ने आकाश गंगाओं के अत्यधिक बृहद समूह या सुपर क्लस्टर की खोज की, जिसका नाम सरस्वती रखा है। ठीक है, 2017 में भारतीय खगोलविदों ने आकाश गंगाओं के अधिकतम बृहद समूह
या सुपर क्लस्टर की खोज की, जिसका नाम सरस्वती रखा। तो भारत में भी एक खोज हो चुका है। इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित एवं सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का निर्माण किया। ठीक है, उदयपुर में जो फतेह सागर स्थित है सौर वेधशाला, वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चीन ने सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का निर्माण किया। चीन जो है वो सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का निर्माण कर चुका है। जेम्स वेब दूरदर्शी विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी है, जिसका प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से अक्टूबर 2018 में फ्रेंच गुयाना से किया गया था। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, देखिए बन सकता है कि फ्रेंच गुयाना से किस दूरदर्शी का प्रक्षेपण किया गया था या किस रॉकेट से किया गया था। तो एरियन 5 से किया गया था और अक्टूबर 2018 में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी, ये क्वेश्चन हो सकता है। जेम्स वेब दूरदर्शी विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी है। ठीक है, अब हम लोग तारे के बारे में पढ़ेंगे। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के बादल प्रवाहित होते हैं। जो आकाशगंगाएं अभी मैंने बताया ना कि वो लोग घूमते रहते हैं, आकाशगंगाएं घूमती रहती हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का बादल प्रवाहित, जो बादल उड़ते रहते हैं गैस के बादल वहाँ पे, तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। तो जो जैसे कि उसमें केंद्र में जो है ना, जो हमारे तारे हैं उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, घर्षण हुआ तो भाई उसमें कुछ ज्वलनशील होने लगता है। हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे हाइड्रोजन को हीलियम में बदलेंगे तो एनर्जी निकलेंगी। ठीक है, इस अवस्था से यह तारा बन जाता है। सिंपल सा एक है कि कोई पिंड है, वहाँ पे बादल उससे टकराए, वहाँ पे जो गैस हैं, गैसों के बादल हैं जो हैं वो किसी पिंड से टकराए और गुरुत्वाकर्षण हुआ, जिसमें कि नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और यह हाइड्रोजन को हीलियम बनने लगता है, जिससे एनर्जी प्रोवाइड होने लगती है। एनर्जी निकली तो वो तारा बन जाता है। जब तारा लाल दिखाई दे तो इसे रक्तदानव कहते हैं। ठीक है, जब लाल होने लग, जैसे कि आप आग जलाएंगे तो जब वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा, तो मतलब एक जब अंत आने लगता है तो बहुत ज़्यादा लाल होने लगता है, तो इसे रक्तदानव कहते हैं। रक्तदानव का मतलब होता है रेड जाइंट। तारे में तीव्र विस्फोट होता है। जब ये अंत होने लगता है इसका, तो तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पूछ दे कि सुपरनोवा क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि तारों में जब विस्फोट होता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। क्यों होता है कि जब उसका अंत होने लगता है, जैसे कोई तारा है अगर हो जाएगा तो अंत होने लगेगा तो विस्फोट कर जाएगा। तो यहीं से देखिए ब्लैक होल बनता है, समझ रहे हैं, ताप और दाब से ही ब्लैक होल बनता है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा ताप रहेगा ना, बहुत ज़्यादा हीट अगर आप दे देंगे तो वहाँ पे ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल सब कुछ निकल जाता है, ऐसा अवधारणा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए आगे हैं। तारा अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है कि श्वेत वामन में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। अगर उसकी नाभिकीय ऊर्जा खत्म हो गई, जैसे मान लीजिए वो ठंडा हो गया
तो ठंडा तारा उसे श्वेत वामन कहते हैं, मतलब वो सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसमें एनर्जी नहीं रहेगी। तो ये धीरे धीरे और फिर क्या कह रहे हैं कि 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा, देखिए अब देखिए दो चीज़ होता है कि या तो श्वेत वामन बनेगा या तो कृष्ण छिद्र, या कृष्ण छिद्र को ब्लैक होल भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ब्लैक होल क्या होता है तो कह दीजिए कि कृष्ण छिद्र होता है, कृष्ण छिद्र, श्वेत वामन और कृष्ण छिद्र दो वर्ड होते हैं, देखिए। और इन्होंने चंद्रशेखर एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी थे, सॉरी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी थे, अमेरिका के थे तो इंडिया के, लेकिन अमेरिका में जाके बस गए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि एक सीमा दी कि अगर 4.4 ms को, ms क्या है, सूर्य का द्रव्यमान, अगर 4.4 ms से ज़्यादा है, ठीक है, तो ब्लैक होल बनेगा, लेकिन अगर कम है तो श्वेत वामन बनेगा, ठीक है। हमारी बात ये समझ रहे हैं आप लोग कि अगर 4.4 और 4.4 ms, मतलब सूर्य का द्रव्यमान भी इसमें इंटू कर दीजिए, से ज़्यादा है तो ब्लैक होल बन जाएगा, अगर कम है तो श्वेत वामन बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ms क्या है, सूर्य का द्रव्यमान। असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादन करने का श्रेय जॉन व्हीलर को जाता है। जॉन व्हीलर ने सबसे पहले बताया था कि ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। जॉन व्हीलर ने सबसे पहले बताया था कि ब्लैक होल क्या होता है, और बता दिया है कि कैसे ब्लैक होल बनेगा, कैसे आपका श्वेत वामन बनेगा, तारा कैसे बनता है। वहाँ पे जो बादल, गैस के बादल होते हैं, उससे घर्षण होने लगती है, जब घर्षण होगी तो उसमें नाभिकीय संलयन हो जाता है और हीलियम हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलने लगता है, जिससे कि एनर्जी निकलने लगती है। और जब एनर्जी निकलेगी तो धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि वो ठंडा होने लगता है धीरे धीरे, तो उसे सुपर क्लस्टर, जब मतलब कभी कभी तारा जब विस्फोट हो जाता है तो उसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब नासा ने सबसे पुराने तारे की खोज की, जिसे केपलर 444 नाम दिया। सबसे पुराना तारा, नासा ने सबसे पुराना तारा अभी तक खोजा है, जिसे केपलर 444 कहा, ठीक है। नासा ने विश्व का पहला न्यूट्रॉन मिशन NICER को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया। एक न्यूट्रॉन मिशन उन लोगों का था, नासा का, ठीक है, उसे फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया, विश्व का पहला न्यूट्रॉन मिशन, ठीक है। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह 172 उपग्रह हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा है, लेकिन इसको प्लूटो को हटा दिया गया है। पहले 9 हुआ करते थे, अब प्लूटो को हटा दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही में हो गए हैं। और 172 जो हैं उपग्रह हैं, इसको भी देखिए थोड़ा सा अभी नया मॉडिफाई हुआ है। नया मॉडिफाई ये हुआ है कि देखिए शनि के जो हैं वो 20 उपग्रह, और बृहस्पति के 12 उपग्रह अभी नए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, 20 है शनि के और 12 हैं बृहस्पति के, ठीक है, बृहस्पति के। तो धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। दिसंबर 2017 नासा ने केपलर 9 तारामंडल की खोज की थी, ठीक है। तो ये सब खोज होते रहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने नए वीडियो में, जब नया वीडियो हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि
सौरमंडल और ग्रह के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग धीरे से वायुमंडल में भी आएंगे, फिर उसके बाद कुछ हम लोग विश्व का पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंडिया में आएंगे, इंडिया, ठीक है। तो आज हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने उन लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, आज हम लोगों ने पढ़ा कि एरिस्थोथेनिस जो थे उसे फादर ऑफ जियोग्राफी करते थे, जो यूनान से थे। उन्होंने सबसे पहले भूगोल या जियोग्राफी वर्ड दिया था, ठीक है। इकेटियस ने पैराडाइज पुस्तक में सबसे पहले भूगोल का विवरण किया था। इनेसिडियर ने अपना सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया हुआ था, ठीक है। 1900 में से मतलब भूगोल सबसे पहले आने लगा, लोग पढ़ने लगे इसे, इसके बारे में जिज्ञासाएं बढ़ने लगी, सुचारू रूप से आया, ठीक है। भूगोल 2 पार्ट में डिवाइड था, संभववाद, निश्चयवाद। चैडल डी लाप्लास, नाम थोड़ा अजीब है, हमें भी लेने में दिक्कत होती है, तो लेकिन इसे आप लोग कई बार जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। संभववाद, निश्चयवाद। तो चैडल डी लाप्लास जो थे वो संभववाद में विश्वास करते थे, और रीटर रेडजेल जो थे वो निश्चयवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया भूगोल को, अंतरिक्ष और वायुमंडल। तो अभी हम लोग अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रह्मांड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में ही तो अंतरिक्ष आएगा, ठीक है। मिस्र, यूनान, एक टालमी जी जो थे वो 1440 ईस्वी में जियोसेंट्रिक अवधारणा दिए। उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो बीच में है, लेकिन हमारा जो सूर्य है वो उसकी परिक्रमा कर रहा है। तो अब देखिए, कई साल बाद, तकरीबन मान के चलिए कि 1000 साल बाद, पोलैंड का एक निकोलस कैप्रियनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य हमारे केंद्र में है, ठीक है। आगे चलते हैं कि 1805 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक सिर्फ आकाशगंगा है का अंश मात्र है। और एडविन पी हब्बल साहब आते हैं, इन्होंने 1925 ईस्वी में पूरे ब्रह्मांड का व्यास ही नाप दिया। देखिए, कोई एकदम फिक्स नहीं है, आप भी कोई ऐसी अवधारणा दे सकते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, इनको कोई काटने वाला इनकी बात को नहीं अभी तक आया, तो ये माना गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 2.50 प्रकाश वर्ष इसका व्यास है, ठीक है। और हमारी आकाशगंगा की भांति यहाँ लाखों आकाशगंगाएं हैं। और देखिए, 3 मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला दिया गया है बिग बैंग सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड हरमन बॉडी ने दिया था, दोलन का सिद्धांत एलन डेचा ने दिया था। और ये दोनों मान्य, बहुत ज़्यादा मान्य नहीं है। और बिग बैंग सिद्धांत का क्या है कि ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्य है। बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने, इन्होंने कहा कि 15 अरब साल पहले एक विशालकाय आग का गोला था, उसमें अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें से कि काले पदार्थ निकले, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एकत्रित होने लगे। जब एकत्रित हुए तो वो कई पिंडों का निर्माण करने लगे, ठीक है। और देखिए, पिंडों का निर्माण करने लगे, ठीक है। तो यही हमारा बिग बैंग थ्योरी था, और इसी से हमारा आकाशगंगा बना, ठीक है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, जैसे उसी तरह पृथ्वी भी बनी, कई ग्रह बने, तो पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो हम लोग जब पर्यावरण देखेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे हमारा यहाँ पे जीवन आया। अब देखिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 30 मार्च 2010 को जिनेवा में एक प्रयोग किया, जो कि 100 फीट नीचे और 27 फीट लंबी एक सुरंग बना दी। सुरंग में क्या था कि लार्ज हेड्रन कोलाइडर नाम का ऐतिहासिक महाप्रयोग किया गया, जिससे हुआ क्या कि हिग्स बोसान नाम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल हमको मिला, ठीक
ठीक है। हिग्स बोसान कैसे पड़ा था? हिग्स पीटर हिग्स के नाम पे पड़ा था, बोसान बोस के नाम पे पड़ा था, सत्येंद्रनाथ बोस को, जिन्होंने प्रकाश का वेग मापा था। लाइट इतने हिसाब से चलती है मिल के नापा था। ठीक है, 2012 में हुआ था। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका और लाइट का हम लोग चाल जानते हैं कि इतना होता है। और पहले ही माना गया था कि बोसान जो है कि प्रकाश की स्पीड से चलता है। ठीक है, लेकिन इस प्रयोग के बाद हम लोग ये बता पाए कि बोसान ऐसा है कि बोसान में ये लाइट की स्पीड से चलता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, क्योंकि मास नहीं होगा तो वो एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा में हमारे 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में हैं। और असंख्य ताराओं का एक पुंज होता है जिसमें एक केंद्रीय बल तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। यही बताया हुआ था कि एक केंद्र होता है जिसमें 3 भुजा होती है। ठीक है, और लीमन अल्फा ब्लास अमीबा के आकार का और 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा है, विशालकाय आकाशगंगा है। अमीबा देखिए इसी तरह से होता है, केंद्र होता है, जैसे इससे इसका केंद्रक अगर टूटेगा तो एक नया जीव बन जाता है। अमीबा का कह रहे हम लोग जब जीव विज्ञान पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए इसी आकार का होता है। तो एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं, जिसकी आकृति स्पायरल है और इसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। नासा ने पी हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से रेलिक गैलेक्सी की खोज की। ठीक है, 1990 में, और डिस्कवरी यान से इसको भेजा गया था रॉकेट से। ठीक, आगे चलते हैं। हमारी आकाशगंगा सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। यह आकाशगंगा के परिक्रमा 120 करोड़ वर्ष पूर्ण कर रहा है। ठीक है, साइरस और डार्क स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। प्रकाश सूर्य के दोगुने द्रव्यमान वाला तारा एवं सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। साइरस और डार्क स्टार और प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। यह सूर्य के से 4.4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जुलाई 2017 में भारतीय खगोल वेदों ने आकाशगंगाओं की अधिकतम बृहद समूह या सुपर क्लस्टर की खोज की थी, जिसका नाम सरस्वती रखा था। और इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर में के सौरभशाला में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का निर्माण किया। और आगे चलते हैं। चीन ने सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का निर्माण किया। जेम्स वेब दूरदर्शी विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी है, जिसका प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से अक्टूबर 2018 में फ्रेंच गुना से किया गया था। ठीक है, आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के बादल प्रभावित होते हैं। तारे कैसे बनते हैं देखिए। अब तारे हम लोग मतलब जो ब्रह्मांड में हमारे बादलों का गैस होता है उससे टकराव होती है पिंडों से, और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण नज़दीक आते हैं, टकराव होती है उस बादलों से। तो उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। जब नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगते हैं। हीलियम में जब बदलेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इससे वह तारा बन जाता है जो कि ज्वलनशील हो जाता है। ठीक है, तारा जब लाल दिखाई देता है तो इसे रक्तदानव मतलब रेड जाइंट कहते हैं। रेड जाइंट क्यों कहते हैं, तो भैया ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, बहुत बड़ा, जैसे कोई चीज़ अगर गर्म होगा तो फैलता है, तो फैल के बड़ा हो जाता है। तारों में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपर क्लस्टर या नोवा कहते हैं। ठीक है, सुपरनोवा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर तारा अगर जैसे विस्फोट हुआ तो अपना एनर्जी खो देगा, तो क्या हो जाएगा, श्वेत वामन बन जाता है। ठीक है, और जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, मतलब सफ़ेद बन जाएगा धीरे धीरे। जब ठंडा होने लगेगा तो सफ़ेद हो जाता है। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या है कि अगर इससे बड़ा हुआ तो भाई वो
अगर विस्फोट होगा तो वहाँ पे ब्लैक होल बन जाएगा। अगर इससे छोटा होगा तो श्वेत वामन बन जाते हैं। सीमित घनत्व द्रव्ययुक्त पिंड को कृच्छित ब्लैक होल कहते हैं। असीमित घनत्व देखिए, असीमित घनत्व द्रव्ययुक्त पिंड को, मतलब घनत्व उसका बहुत ज़्यादा है और द्रव्ययुक्त है, मतलब वहाँ पे इसीलिए एक अवधारणा है ना कि ब्लैक होल में चले गए तो खो जाओगे, कोई लौट के ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका घनत्व बहुत असीमित होता है। ठीक है। और इसका संकल्पना करने का श्रेय जॉन व्हीलर को जाता है। नासा ने सबसे पुराने तारे की खोज की थी जिसका नाम केपलर 444 था। नासा ने विश्व का सबसे पहला न्यूट्रॉन मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया। ठीक है। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह और 172 उपग्रह हैं। अब यहीं पे देखिए, थोड़ा सा बता रहा था, पहले 9 था तो अब 8 हो गया है, प्लूटो को निकाल दिया गया है। 172 जो है उसमें 32 तो और ऐड हुए हैं। कैसे? शनि के 20 उपग्रह अभी नए ऐड हुए हैं, अब 12 है। बृहस्पति के ऐड हुए हैं। धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। ठीक है। दिसंबर 2017 को नासा केपलर 9 तारामंडल की खोज किया था। ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सौरमंडल पढ़ेंगे और ग्रह पढ़ेंगे। अब उसमें हम लोग पृथ्वी भी देखेंगे और मंगल भी देखेंगे, बृहस्पति, शनि सब देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे भी बताएं, हम दूर करेंगे। धन्यवाद।